नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ कांत वर्ग नवम के एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ। आज का जो विषय है वह है भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। बच्चों, ये एक बहुत सुंदर और बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारा पाठ है जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ भारत के उच्चावच के बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों, पिछले पाठ जो है आप पाठ एक जो आपने पढ़ा था उसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आपने जाना। आज हम लोग जानेंगे भारत के भौतिक स्वरूप, मतलब उसकी स्थलाकृतियों के बारे में विस्तृत से जानेंगे। हम लोग जानते हैं क्या कि भारत को अगर देखा जाए तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो कुछ हमारे जगह पे पहाड़ नज़र आएंगे, कुछ पठार नज़र आते हैं, कहीं द्वीप समूह नज़र आते हैं, कहीं तटीय भाग हैं, कहीं मरुस्थलीय भाग हैं, मतलब अलग अलग स्थलाकृतियाँ नज़र आती हैं। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि ये स्थलाकृतियाँ का निर्माण कैसे हुआ और उसके बारे में विस्तृत से जानकारी जानेंगे। हम लोग बच्चों आज के इस पाठ में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को कितने विभागों में विभाजित किया गया है हम लोग वो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे क्या हमारा आज का जो भारत हो या फिर विश्व का मानचित्र क्या पहले भी ऐसा ही था या अलग अलग था। हम लोग आज उसके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे इस पाठ के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। बच्चों, भारत के कुल 6 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा भारतीय मरुस्थल और छठा द्वीप समूह। तो हम लोग बच्चों अगर देखा जाए तो ये सभी चीज़ों के बारे में जाने सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज के जो प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को किसने किया, इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, और भी ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत से जानते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। बच्चों अगर देखा जाए तो ये देखा जाए कि 1912 में सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता एल्फ्रेड वेगनर ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताया। लेकिन आगे चल के अगर इस शब्द की बात किया जाए तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1962 में तुंजो विल्सन ने सर्वप्रथम किया था। जो अगर देखा जाए तो हम लोग इस सभी चीज़ों के बारे में भारत के मानचित्र के आधार पे हम लोग पूरे ये 6 विभागों को पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे ये यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हम लोग बात करते हैं। चलिए भारत के मानचित्र के आधार पे हम लोग ये सभी चीज़ को देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने ये भारत का मानचित्र है, बहुत अच्छे से आप देख रहे होंगे। अगर देखा जाए सबसे ऊपर में देख रहे होंगे जो येलो कलर का है वो हमारे भारत के महान हिमालय के बारे में शो किया जा रहा है, यानी हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में दिखाया जा रहा है। फिर जो ग्रीन वाले पार्ट हैं वो ग्रीन वाले पार्ट आपको भारत के उत्तर विशाल मैदान, और फिर आगे की ओर बढ़े तो हमारा भारत का दक्षिण पठार यानी भारत पठार के बारे में बात करेंगे, तटीय मैदानों के बारे में बात करते हैं, और इसी तरह देखा जाए तो आपका राजस्थान और गुजरात वाला जो भाग है जहाँ पे भारतीय मरुस्थल लिखा हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। चलिए देखते हैं क्या कि हमारा जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या हमारा पूरा विश्व कुछ ऐसा नज़र आता था क्या जैसा आज हमारा पूरा विश्व का मानचित्र नज़र आता है। देखा जाए तो कुछ आज इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन शुरुआत की बात कर लेते हैं। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहती है कि हमारा पूरा जो विश्व था वो 2 भाग में विभाजित था। एक जो पहला भाग जो था वो पूरे स्थल भागों का एक समूह था। वो समूह को क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि 2 भाग हैं। एक ग्रीन वाला भाग जो पैंजिया के रूप में दिखाया गया है, और एक जो आपका वाटर कलर यानी ब्लू वाला भाग जो है वो है पैंथालासा। जी हाँ बच्चों, पहले यही 2 भाग यानी एक ही हमारा महाद्वीप और एक महासागर हुआ करता था।
यानी अगर देखें हम लोग तो पैंजिया जो पूरा स्थलीय भाग जो एक समूह जो था एक साथ जुड़ा हुआ था उसे पैंजिया कहा जाता था। और जितने भी समुद्री भाग हैं, महासागरीय भाग थे, वो एक साथ जलीय भाग जुड़े हुए थे, उसको पैंथालासा कहा जाता था। अब इसको समझेंगे कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत इसमें एक प्लेट की सीमाएं, 3 तरह की सीमाओं को देखा जाता है, 3 तरह का मूवमेंट होता है। एक पहला जो होता है विनाशी प्लेट सीमांत निर्माण करती है, यानी इसमें अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि प्लेट, क्या प्लेट किसको कर रहे हैं? चाय की प्लेट, खाने की प्लेट। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारा भी कॉन्टिनेंट एक प्लेट पे नीचे रखा हुआ है, यानी एक जो स्टेनोस्फेयर जिसके बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है, उस स्टेनोस्फेयर पे वो प्लेट रखा हुआ और उस प्लेट के ऊपर एक कॉन्टिनेंट है और ये मूवमेंट कर रही है लाइक दिस टाइप से, ठीक है। तो इसी मूवमेंट के कारण 3 तरह के मूवमेंट आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा। इन 3 मूवमेंट के कारण ही ये पैंजिया आपस में टूटना स्टार्ट हो गया, ब्रेकअप होना स्टार्ट हुआ। पहले अगर देखा जाए तो 2 भागों में पैंजिया ब्रेकअप हुआ, 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला जो भाग है उसको लॉरेशिया कहा जाता है या फिर अंगारा लैंड कहा जाता है, और नीचे वाला जो भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगर देखा जाए तो लॉरेशिया जो है, लॉरेशिया 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक से बना था नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और एक यूरेशिया, जबकि नीचे वाले भाग से 4 भागों में विभाजित हुआ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अगर देखें इंडियन वाली जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो यही जो प्लेट विवर्तन की प्लेटों की गतियां हैं, उस गतियों के कारण देखा जाए तो ये आपस में विभाजित होना स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि जो यूरेशिया की जो प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से पहले जो सेडिमेंट्स यानी बहुत सारी नदियाँ जो थी, उस नदियों से जो सेडिमेंट्स आ रहे थे यानी अवसाद आ रहे थे, वो वहाँ पे अगर देखते हैं ये दोनों के बीच में, किसके बीच में? लॉरेशिया एंड गोंडवाना, इन दोनों के बीच में एक सागर था। उस सागर का नाम है थेसिस सागर। यानी उस थेसिस सागर में सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा था, जमाव हो रहा था, और उस जमावों के बाद ये आफ्टर कुछ समय के बाद, मतलब समय के लगभग बहुत सालों के बाद ये देखने को मिला उसमें संपीड़न की क्रिया हुई, और संपीड़न होने के बाद ये मूवमेंट के कारण, प्लेट के मूवमेंट के कारण हमको ये देखने को मिला वो थेसिस सागर जो था जहाँ पे सेडिमेंट जमा हो रहे थे वो धीरे धीरे उभरता चला गया, और उभरने के कारण आज हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं तो हमारा हिमालय पर्वत जो हमारी उसकी निर्माण हुई। ठीक उसी प्रकार हमारी जो भारत जो थी अफ्रीका से और ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ये दोनों ये नॉर्थवर्ड की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी। यानी ये देखने को मिल रहा है क्या कि ये हमारा हिमालय जो भारत जो था वो ऊपर की ओर लाइक दिस साइड से देखा जाए तो आपको जो स्लाइड दिखाई दे रही है 4 मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, यानी कि हमारा अफ्रीका से स्लाइडिंग यानी उसको ऊपर की ओर मूवमेंट चला गया और जाके कहाँ पे टकराया तो हमारी इंडियन प्लेट जो थी वो इंडियन प्लेट जाके टकराई यूरेशियन प्लेट के साथ। तो यूरेशियन प्लेट और हमारी इंडियन प्लेट ये दोनों के मूवमेंट यानी एक दोनों के समय एक समीप आने कारण जिसे हम लोग विनाशी या प्लेट सीमांत की निर्माण रेखा कह सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ, इन दोनों जो एक दूसरे के कोलैप्स किए तो इसके कारण एक कोई न कोई एक ऐसा प्लेट होगा जो नीचे की ओर गया होगा, एक ऊपर की ओर गया होगा। और इसी के कारण क्या देखने को मिलता है, इसके कारण देखने को मिलता है हमारे भारत में हमारे भारत के उत्तर दिशा में महान हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणी को अगर देखा जाए तो टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। लेकिन आप बगल में मैप में देख रहे होंगे सबसे ऊपर में जो एक पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि वो ग्रंथि क्या होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉट भी बोलते हैं, गांठ जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ से देखिए हिंदकुश माउंटेन्स है यानी पर्वत श्रृंखला है और एक तरफ कुनलुन माउंटेन श्रृंखला देखने को मिलती है। और वहीं पर से अगर देखा जाए एक हमारा जो रेंजेज आती है वो है ट्रांस हिमालय की रेंजेज आती है। अब आप पूछ रहे हो सर ट्रांस है क्या? ट्रांस का मतलब होता है सबसे पहले अगर हिमालय का कोई भाग बना था
वो वाला भाग बना था ट्रांस हिमालय। जैसे अगर बात किया जाए हम है और हमारा पीछे वाला भाग जो होगा वो कहलाएगा ट्रांस, ना कि हम कह सकते ट्रांस हिमालय, मैं हूँ ये पीछे वाला भाग जिसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, तो वो ट्रांस, तो हमारा जो हिमालय जो बना वो 4 श्रेणियों में बांटे हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं। लाइक दिस टाइप से हमारा ये हिमालय बना, तो हिमालय का ये पिछला वाला भाग, ये वाला भाग जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। अब इस ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं, इसको भी अगर देखा जाए, इसमें से आपका आ जाता है काराकोरम रेंज, फिर आता है लद्दाख रेंज, फिर आपका आता है जस्कर रेंज, और इसके बाद फिर आता है बृहद हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा हिमालय का फॉर्मेशन आज भी होते जा रहा है। अगर देखते हैं हिमालय की अगर बात किया जाए, तो हिमालय में और भी क्या चीज़ देखने को मिलता है कि हिमालय हमारा जो है, सबसे पहला अगर देखा जाए ये नवीन पर्वत है। नवीन का मतलब नया, अभी ये पर्वत बनता ही जा रहा है, अभी उसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है। दूसरा क्या है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है कि ये हिमालय जो है मोरदार पर्वत, मोरदार जिसको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी लाइक दिस टाइप से फोल्डिंग टाइप का है। ठीक है, तो मोरदार पर्वत है ना। और अगर देखते हैं तो ये जो हिमालय जो है हमारा पूरी रूप से देखें तो किधर नागा पर्वत से लेके आपका नामचा बरवा, इस तरह से पूरा फैलाव है फ्रॉम पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम का भाग अगर देखा जाए औसतन इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ आप इस भाग को देखिए, चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी। जैसे अगर देखा जाए पश्चिम से पूर्व की ओर जाए तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी नैरो होती जाती है, संकीर्ण होती जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पश्चिम का भाग थोड़ा ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में और भी अच्छे से, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक एक स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के साथ साथ पूर्वांचल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए तो अगली जो है हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, अभी जस्ट हमने आपको बताया, क्या बताया कि हिमालय पर्वत जो है वो आपका अगर देखा नवीन है और बनावट के दृष्टिकोण से क्या है, बलित यानी मोरदार पर्वत है। ये पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर यानी सिंधु नदी से आपका ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त यानी चाप का निर्माण के रूप में फैला हुआ है। ये लगभग क्षेत्रफल कितना कवर कर रहा है जी, तो ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो हिमालय पर्वत श्रेणी। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, बहुत लंबी चौड़ाई है। शुरुआत में भी जस्ट मैंने बताया आपको कितनी है, 500 किलोमीटर। जबकि पूर्व की ओर बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो मात्र 160 किलोमीटर। मतलब इसका साफ ये अर्थ हो रहा है कि हम जब पश्चिम में हैं तो पश्चिम इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा, और पूर्व की ओर आ रहे हैं तो ये संकीर्ण होते जा रहा है, और मात्र कितना 160 किलोमीटर की लंबाई, 160 किलोमीटर की चौड़ाई पे ये ख़त्म हो रहा है ना। पश्चिमी भाग अगर देखा जाए तो पूर्वी भाग की ऊंचाई, पूर्वी भाग के मुकाबले में इसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसमें क्या चीज़, तो इसकी समांतर श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, इसकी समांतर श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसकी श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे, है ना, जिसके आधार पे हम लोग 3 भाग में विभाजित किए हैं। कौन कौन, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और या महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये 3 भागों में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक स्लाइड करके पढ़ते हैं। सबसे जो पहला है हमारा बृहद हिमालय। जी हाँ, इसी बृहद हिमालय को हम हिमाद्री, केंद्र हिमालय या फिर महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 100 मीटर है। 100 मीटर कहाँ से सर, समुद्र तल से। अब समुद्र तल से कैसे, जैसे अगर बात किया जाए तो हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में 0 यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किलोमीटर को मेजर करो या किसी कपड़े को मेजर करो, तो हमें 0 लेवल, सर ये 0 लेवल है कहाँ पे, ये समुद्र तल है कहाँ पे, तो ये समुद्र तल वो होता है, अगर देखा जाए तो सभी वैज्ञानिकों ने ये कहा क्या कि समुद्र तल हमको एक 0 लेवल कहाँ से मेजरमेंट करेंगे,
तो अगर आपको मालूम हो तो हम जितने भी महासागर और सागरों को मिला लें तो उस सागर में से अगर हम कितना भी पानी निकाल लें या उसमें पानी डाल दें, उसका लेवल क्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? नहीं, वो बराबर रहेगा। तो वो समुद्र और ये मान के चलते ये हमारा स्थल, ये स्थल सीमा और ये दोनों आके जहाँ पे मिल रही है, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं क्या? इस लेवल को बोलते हैं सी लेवल या समुद्र तल। उस समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की अगर देखा जाए, ऊंचाई जो देखा गया है वो लगभग कितना मीटर है? 100 मीटर मापी गई है ना। अब इसकी चौड़ाई की अगर बात किया जाए, ये चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर मापी गई है। जबकि अगर देखा जाए बृहत हिमालय ये जो है, इसमें यानी कि विश्व की प्रमुख शिखर मौजूद हैं, सर्वाधिक शिखरों वाला ये मौजूद है। ये आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, K2, ये लॉर्ड मैकालू, ये सब चीज़ ये बृहत हिमालय में ही है ना। आगे अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ ये हिमालय की अगर बात किया जाए, ये हिमालय बच्चों सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, सालों भर ढका हुआ रहता है। तो बताओ, क्या यहाँ पे वनस्पति होगी? क्या यहाँ पे जीव जंतु रहेंगे? नहीं। इसी हिमालय के पीछे अगर बात किया, जिस ट्रांस हिमालय की मैंने बात किया, उसी ट्रांस हिमालय में एक सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पे -55 डिग्री सेल्सियस। कोरोना में आप सोच सकते हो, कोरोना में जो कोरोना का वैक्सीन था, उस वैक्सीन को रखने के लिए कितना -60 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर चाहिए। अब सोचिए, इस जगह में तो ऐसे ही हम फाइजर का वैक्सीन रख सकते थे। तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में -55 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या यहाँ पे वनस्पतियाँ होंगी? क्या जीव जंतु रहेंगी? जी नहीं बच्चों, यहाँ पे जीव और वनस्पति नगण्य होती हैं। चलिए, अब इस हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, उनके बारे में हम लोग जान जाएं। सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट, जो किस देश में? नेपाल में, 8,848 मीटर। लेकिन कुछ दिन पहले की अगर बात किया जाए, कुछ समय पहले हमारा नेपाल और चाइना ने इसकी मेजरमेंट की और मेजरमेंट करने पे उन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट की अब ऊंचाई जो है वो 8,848 नहीं, 8,850 मीटर। मतलब इससे आपको साफ पता चल रहा है कि अभी जो मैंने बोला ये नवीन पर्वत है, मतलब ये अभी बनता ही जा रहा है। यानी इस ऊंचाई यानी हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की अब जो औसत जो ऊंचाई मापी गई है वो 8,848 न होके 8,850 मीटर हो गई है। ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा जो भारत में है और 8,598 मीटर है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ K2 की बात की जा रही है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, है ना। अब K2 जो है वो कहाँ पे है? तो वो है बच्चों, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में POK का पार्ट में आ गया। तो POK के पार्ट में आ जाने के कारण हम उसे ये नहीं बोल सकते कि भारत की, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ये पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं K2, लेकिन K2 हम ऐसा नहीं बोलेंगे, वो हमारा भारत का अभिन्न पार्ट है, लेकिन वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में होने के कारण अगर देखा जाए तो K2 को हम भारत का सबसे ऊंची चोटी हम लोग नहीं मान सकते, है ना। लेकिन अगर देखते हैं सबसे ऊंची चोटी, अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी वो आती है कंचनजंगा, जो भारत में मौजूद है और 8,598 मीटर। इसी तरह अब मैकालू है, धौलागिरी है, अनांगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बरवा, गुरुला मंधाता, ये कुछ प्रमुख हिमालय की प्रमुख शिखरें मौजूद है, जो किस में है? ये बृहद हिमालय के भाग में है। चलिए, इसकी अगला जो भाग आता है वो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ये हिमालय को अगर देखा जाए तो ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में स्थित है जी। कौन सा? लघु या मध्य। नाम से ही पता चला है मध्य का मतलब क्या होता है? दो के बीच में। कौन कौन सा? महान हिमालय जो बृहद हिमालय के पढ़ रहे थे, और इसके बाद अगला जो हिमालय शिवालिक, यानी शिवालिक से नहीं, इस दोनों के बीच में है। और ये हिमालय जो है वो हिमाचल हिमालय भी इसे कहते हैं। इस हिमालय की अगर बात किया जाए, ये हिमालय लगभग कुछ समय यानी 4 से 5 महीना बर्फ से ढकी रहती है और फिर ये क्या हो जाती है? बर्फ इसकी हट जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस हिमालय में बच्चों जो यहाँ
पे अगर देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई, पहले बात कर लेते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर तक मापी गई। कहाँ से? समुद्र तल से ही। जो भी ऊंचाई मापी जाएगी किसी भी स्थलाकृति की, वो समुद्र तल से। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, रेलवे स्टेशन पे आपको नीचे में सबसे लिखा हुआ रहता है HSL, मतलब हाइट फ्रॉम सी लेवल। हाइट फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, या फिर लिखा भी रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। इसका अर्थ यही होता है कि उस समुद्र तल से वहाँ की स्थलाकृतियों की ऊंचाई की माप की गई है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय की जो ऊंचाई की माप की जा रही है वो लगभग कितना 1800 मीटर से 4500 मीटर तक मापी गई है, जबकि इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है जी। कितनी चौड़ाई है? 50 किलोमीटर, है ना। अब इसकी अगर बात किया जाए, अभी हमने बताया कि कुछ समय यहाँ पे क्या आता है, बर्फ रहते हैं, ढके रहते हैं कुछ, उसके बाद फिर हट जाते हैं। तो वहाँ पे अगर देखा जाए, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ पे दो तरह के पेशे, अगर प्रमुख पेशा अगर देखा जाए वो पर्यटन का क्षेत्र रहता है। कुल्लू, मनाली, शिमला, गुलमर्ग आदि प्रमुख पर्यटक स्थल, जहाँ पे हम बच्चे खासकर गर्मी का सीजन हो उस समय में लोग वहाँ पे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि गर्मी का सीज़न, और भी हर सीज़न में जाते हैं वहाँ पे। बर्फ़बारी अगर का आनंद लेने के लिए कुल्लू, मनाली, शिमला ज़रूर वहाँ पे जाया जाता है ना। गुलमर्ग, ये सभी जो है इसी हिमालय के भाग में आते हैं, है ना। किस हिमालय में? हिमाचल हिमालय या फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भाग में स्थित हैं। इसके अलावा जो बच जाता है समय, उसके समय में अब वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या काम रहता है, तो वहाँ पे कुछ सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं और उसका अपना उससे, लेकिन प्रमुख जो पेशा होता है वो पर्यटन के क्षेत्र से ही उनका आय होता है, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए अब अगली समांतर श्रेणियों में बढ़ते हैं, जो बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय या शिवालिक का नाम कहा जाए। ये हिमालय जो है हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, मतलब ये आपका नवीनतम भाग, ये अभी बनता हुआ स्वरूप है। इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो हमारे बिहार के भी कुछ भाग आ जाती है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। जैसे अभी हमने बताया, सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला हो गई, ये आपकी श्रृंखला हो गई कौन सा? महान हिमालय, मध्य हिमालय, और ये वाली भाग सबसे निचला भाग जो है इसको बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक भी कहते हैं, है ना। ये नवीनतम है, मतलब अभी बन रहा है ना। ये निचली श्रृंखला है। और इस हिमालय की अगर बात किया जाए, ये हिमालय पश्चिम में पोतवार के पठार से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है जी। कौन सा? शिवालिक हिमालय। जबकि इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1500 मीटर तक मापी गई है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी है। लेकिन अगर देखा जाए इस हिमालय का सबसे बड़ी भाग क्या है कि ये हिमालय जो है वो कहाँ पे है? ये हिमालय जो है ये हमारा मध्य हिमालय और भारत का उत्तर का विशाल मैदान के बीच में स्थित है। अब इस दोनों के बीच में क्या है? कुछ खाली जगह जिसे घाटी बोलते हैं, और उस घाटी को हम लोग दून या द्वार कहते हैं, है ना। जैसे देहरादून, पाटलिपुत्र, कोटली दून, अलीपुरद्वार आदि इसी हिमालय के भाग में मिलते हैं। कौन से हिमालय में? शिवालिक हिमालय के बारे में। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा हिमालय का जो विभाजन है वो किस रूप में, फ्रॉम उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग बात किए। सबसे फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है इस भाग को कहते हैं कौन सा? बृहद हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय, और सबसे निचला वाला भाग को शिवालिक कहते हैं। जबकि इसके पीछे वाला जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इस भाग को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। और इसी ट्रांस हिमालय में कौन सी विश्व की सबसे अगर बात किया जाए ऊंची जो ग्लेशियर है वो कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर मौजूद है, जहाँ का औसत तापमान कितना होता है? -55 डिग्री सेल्सियस मापी गई है। अब बच्चों हम लोग अगला जो बात करेंगे, अब हम लोग इस हिमालय का विभाजन बात करेंगे फ्रॉम पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब नदियों के आधार पर इसको विभाजित किया गया है ना। अब आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा 4 भागों में हम लोग इसको विभाजित किए हैं। पहला जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ये हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में है ना। ये हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। अब सतलज कौन?
आप जानते हो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो है सतलज, इस दोनों के बीच में मान के चलिए ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी, तो इस दोनों के बीच का जो भाग है, इस भाग को हम लोग कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अगला जो हमारा दूसरा वाला भाग जो है, उस भाग की अगर बात कर लेते हैं तो इस भाग जो हिमाचल हिमालय या कुमायूं हिमालय, यानी ये किसके बीच में? तो अभी हमने पढ़ा सिंधु और सतलज, अगला है जो सतलज और काली नदी। सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो भाग है, उस भाग को हम लोग कहते हैं हिमाचल हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है, उस हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और दिहांग, जो पहले अगर देखा जाए नामचा बरवा जो पर्वत है, उस पर्वत से यू टर्न लेके हमारे भारत में आती है, जो शांगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में, और जब हमारे भारत में एंट्री करती है तो दिहांग दिवांग ये सभी नदियां इसके साथ मिलती हैं और ये फिर आगे चल के ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच का जो भाग है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उस भाग को हम लोग आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हिमालय को हमने विभाजित किया पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हम लोग इसको मैप के जरिए भी देख लेते हैं। मैप में देखिए बच्चों, आपको दिखाया गया है, इस मैप में आप देख रहे होंगे, पहला जो है वो जो डाउनवर्ड की ओर आ रही वो नदी है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। उसके बाद दूसरी जो नदी है वो सतलज नदी, और उस दोनों के बीच के भाग को पंजाब हिमालय, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। फिर अगला जो है वो है हमारा सतलज नदी और काली नदी, इस दोनों के बीच के जो भाग है वो कुमायूं हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा काली नदी और तीस्ता नदी, इस दोनों के बीच का जो हिमालय है, उस हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और दिहांग रिवर यानी ब्रह्मपुत्रा के बीच की जो नदी है, उस जो हिमालय है, उस हिमालय को हम लोग आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये फ्रॉम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की विभाजन तो पढ़ लिया। अब हमारा हिमालय का क्या, हिमालय यहाँ खत्म हो गया? नहीं बच्चों, अब हिमालय का कुछ ऐसे भाग हैं जो यू टर्न लिए थोड़ा संकीर्ण होके हमारे पूर्व के भाग में है, जिसे हम लोग पूर्व की पहाड़ियाँ या आपकी पूर्व की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में मौजूद है। कहाँ? उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हम लोग बोलते हैं, आपका मणिपुर, मिजोरम, आपका ये सभी क्षेत्रों में ये मौजूद है। कौन सी? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अगर देखा जाए ये बना हुआ क्या चीज़ से है? लाल बलुआ पत्थर यानी अवसादी सैल से, अवसादी चट्टानों से बनी हुई है, और ये घने जंगलों से ढकी पड़ी है। कौन सी? पूर्वांचल की पहाड़ी या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ। ये समांतर श्रृंखलाओं में घाटियों के रूप में फैली हुई हैं जी। कौन सी? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में आपको छोटे छोटे कुछ और भी पहाड़ियाँ नजर आती हैं, जैसे पटकोई, नागा, लुसाई, मणिपुर की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। इस हिमालय की इस भाग में अगर देखा जाए तो ये भाग में देखते हैं तो इस हिमालय जो है, अगर उत्तर की ओर ऊंचाई और दक्षिण की ओर ढलाव है, मतलब लाइक दिस टाइप से ये ढलाव देखने को मिलता है। यानी दक्षिण की ओर बहुत तीव्र ढलाव है, जबकि ऊपर की ओर देखा जाए तो ये ऊंचाई ज़्यादा है ना। और ये ढलाव की अपेक्षा इस कारण देखने को मिलता है उत्तरी जो है वो कम है। तो यानी उत्तरी ढलान जो है वो कम है और दक्षिण की ओर ज़्यादा आपका नज़र देखने को मिलता है। ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। चलिए अंतिम जो हम देखने स्लाइड में उसमें देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में, जो हम लोग देख रहे थे उसको मैप के जरिए देख लिया जाए। देखिए अभी आपको बता रहे थे पटकाई बम्स, नागा, बरेल, ये मणिपुर, मिजो, ये सभी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए गारो, खासी, जयंतिया, क्या उसी की भाग आती है? नहीं, ये उसकी भाग नहीं आती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर को, इस भाग के एक भाग को हम लोगों ने पढ़ा, वो था हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है बच्चों, अगले भाग में हम लोग भारत के उत्तर विशाल मैदानों के बारे में बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे। धन्यवाद।